औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ईपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं शामुल हक। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे इंडियन मीडिया पर काफ़ी चल रहा था कि उर्दू स्पीकिंग्स को शायद पाकिस्तान में वो राइट्स नहीं दिए जा रहे या वो कोई कम दर्जे के शहरी हैं, इस तरह के तासुर देने की कोशिश कर रहा था इंडियन मीडिया। इंडिया जो कि लद्दाख में चाइना आके इंडिया को मार रहा है, इंडिया में इंटर हो चुका है पूरी तरह से चाइना, उसकी इंडिया को किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है। हमेशा से इंडियन मीडिया को सिर्फ पाकिस्तान की फिक्र होती है। उस वाले से बात करेंगे हम आज लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सर। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब उर्दू स्पीकिंग भी हैं, कराची से भी इनका ताल्लुक है, इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे बेहतर इस टॉपिक पे कोई नहीं बात कर सकता। सर, आपको कभी ऐसा लगा कि आप उर्दू बोलने वाले हैं, आप किसी भी तरह से कम पाकिस्तानी, हम तो आपसे सीखते हैं पाकिस्तानी, आपको कभी ऐसा तासुर पेश आया, नजर आया, लगा, आपको महसूस हुआ? ये तासर ये है हमारा अपने बारे में उर्दू स्पीकिंग के कि हम बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी हैं। हमें पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है और हम इसकी खातिर हिजरत करके हिंदुस्तान से हम पाकिस्तान में आए हैं। और जो आपने ये कहा कि ये पुराने इंटीरियर मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, जर्नैल हैं, उर्दू स्पीकिंग होते हुए तीनों ओहदे हमें मिले। और हमारे जो परवेज मुशर्रफ साहब बहुत मजबूत आर्मी चीफ थे, प्रेसिडेंट थे, वो भी उर्दू स्पीकिंग थे, असलम बेग भी। तो मतलब कि किसी को कोई वो नहीं, शिकायत नहीं होनी चाहिए कि उर्दू स्पीकिंग को उनको जायज़ उनके हकूक नहीं मिलते। सबके हकूक बराबर हैं। हाँ, हम सिंध में रह रहे हैं तो जाहिर है जहाँ दो भाई भी आपस में रहते हैं, छोटी बहुत खटपट होती रहती है। कभी वो कहते हैं भुट्टो साहब का कोटा सिस्टम जो है उससे उर्दू स्पीकिंग की हक तलफी हो रही है या पोस्टिंग्स में उनको नहीं मिल रहा, लेकिन इस ऐसी कोई रिजल्टमेंट नहीं, ये आम बात है जो सब जगह होती है। अब जो केपीके में जाएंगे तो मानसरा के जो हिंदको स्पीकिंग है वो कहेंगे जी कि सारे पोस्टें जो है पिशावर वैली वालों को मिल रही हैं। बिल्कुल। ये आम बात है। आप जाएंगे पंजाब में तो कहेंगे जी साउथ पंजाब बड़ा नेग्लेक्टेड, सारे की बेल्ट मारी गई जी, यहाँ डेवलपमेंट नहीं होती। तो ये आम जायज बातें हैं जो डेमोक्रेसी में चलती हैं और इनको तस्लीम करना चाहिए और इनको हल करना चाहिए। इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं। हम समझते हैं हमारे हकूक सबके बराबर हैं और यहाँ पर सबको उनका वाफिर हिस्सा मिला है जो उनका हक बनता है उसके मुताबिक। बिल्कुल। सर, लद्दाख में चाइना इंटर हो चुका है इस वक़्त और काफ़ी किलोमीटर अंदर आ चुका है। सर, आप कैसे देखते हैं? मुज़ाकरात भी कल हुए इंडिया और चाइना के, जो कि नाकाम हो चुके हैं। एक मेजर जनरल, चाइना से मेजर जनरल साहब आए, इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल साहब थे, उन्होंने मुज़ाकरात किए और वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए और चाइना ने इंडिया से लद्दाख से वापस जाने से इनकार कर दिया है। इस सिचुएशन को सर मज़ीद आप कैसे देखते हैं और आगे क्या हो सकता है इस सिचुएशन को लेकर? देखिए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो चाइनीज कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी उन्होंने उनके इलाके पर आकर कब्जा कर रखा है और वो बिल्कुल। उनके इलाके में घुसकर कई बहुत अंदर आ गए हैं और उन्हें उनसे कहा है कि आप यहाँ से वापस जाएं और वापस जाएं। हम मुज़ाकरात के जरिए से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अगर आपने मुज़ाकरात से के जरिए से इस मसले को हल ना किया तो हम बज़ोर ताकत आपको निकाल देंगे। और इस बात को जो उन्होंने कही है दिखाने के लिए कि वो इस पर सीरियस हैं, वहाँ पर काफ़ी चाइनीज़ वहाँ पर फौजियाँ आ गई हैं। वहाँ चाइनीज़ ने अपने एयरफोर्स के फाइटर्स को आगे फॉरवर्ड बेसिस से मूव कर दिया है ताकि हिंदुस्तान को पता चले कि ये खाली खुली धमकी नहीं है। और चाइना कह रहा है कि हम आपको जो हमारे इलाके में इंडिया की इंग्रेस है, इंडिया जो बीच में घुसा हुआ है, उसको वापस निकाल के धकेलेंगे अपनी, ताकि वो हिंदुस्तान की बॉर्डर के अपनी तरफ चला जाए। ठीक। सर, इस वक़्त इंडिया चाइना एक दुनिया की सुपर पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर है और मिलिट्री सुपर पावर भी वो ज़रूर है। तो सर, इंडिया इस पोज़ीशन में है या हो सकता है कि वो चाइना का मुकाबला कर सके? और अगर मज़ीद ये प्रॉपर जंग का आगाज़ होता है तो इंडिया कितने दिन लड़ सकता है चाइना से? देखिए, ये जो आस्ता-आस्ता आपको पता है कि ये जो ब्रिटिशर्स थे वो छोड़ गए, वो सुएज़ कनाल की उस साइड पे विथड्रॉ कर गए सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अमेरिका सुपर पावर तमाम दुनिया में हर तरफ फिरता रहा, कभी वियतनाम में, कभी कोरिया में, कभी कहाँ, कभी अफ़गानिस्तान में। अब वो भी वापस अपने सरहदों की तरफ जाना चाहता है और अपनी प्रेज़ेंस कम करना चाहता है, वो इतना बड़ा खर्चा उठा नहीं सकता। तो इस इलाके में हिंदुस्तान की पीठ ठोक रहा है
वो कहता है कि आप बहुत बड़ी पावर है इंडस्ट्रियल और बहुत मिलिट्री पावर है। हिंदुस्तान में हमें दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट एम्यूनिशन और ये जो वेपन्स हैं उसका बायर है, और वो अपनी बहरी ताकत भी बहुत बढ़ा रहा है, और वो बाकी ऑस्ट्रेलिया से, साउथ कोरिया से, जापान सबसे माहदे भी कर रहा है लॉजिस्टिक्स के, कि हमें जरूरत पड़ी हमारी नेवल फोर्सेस को तो हम यहाँ से लॉजिस्टिक की सपोर्ट ले सकते हैं। ये सब अमेरिका की आशीर्वाद से हो रहा है। लेकिन हिंदुस्तान को ये बात समझनी चाहिए कि वो चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता। जब अमेरिका नहीं कर सकता और अमेरिका इकोनॉमिकली और वो बैक डाउन हो रहा है, और चाइना का बहुत बड़ा मकरूज है इस वक्त वो। और बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि आपने यूरोपियन यूनियन के जो है वो फॉलो की होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका ये कोरोना वायरस के दौरान अपना लीडरशिप रोल दुनिया का खो चुका है, और ये बिल्कुल। लीडरशिप रोल जो दुनिया का है ये अब एशिया में चला गया है। एशिया का मतलब जो है वो जाहिर है कि चाइना है और बाकी और जो ममालिक इस खत्ते में हैं। साथ ही साथ चाइनीज ने मुज़ाकरात के दरमियान हिंदुस्तान के जनरल साहब से कहा कि मत अमेरिका की बातों में आओ, जो तुम्हारी पीठ ठोक रहे हैं कि तुम बहुत जबरदस्त पावर हो और चाइना से टक्कर ले सकते हो, तुम नहीं ले सकते, बर्बाद कर लोगे अपने आप को। और मिल बैठ के इसका फैसला करें, हमारे इलाके से निकल जाओ और इलाका खाली कर दो। तो ये बात समझिए, आई डोंट थिंक हिंदुस्तान की इतनी ताकत है कि वो चाइना के खिलाफ मिलिटरी खड़ा हो सके या किसी तरह खड़ा हो सके। ठीक सर, कारगिल सप्लाई लाइन जो जा रही है लद्दाख में, वो कारगिल से गुजर कर जा रही है, और एक जमाना था कि कारगिल हमारी टोटली हमारी रेंज में था, अभी भी रेंज में लेकिन उस तरह से नहीं। सर क्या ये टाइम नहीं था कारगिल में ऑपरेशन इस वक्त पर किया जाता और लद्दाख को पाकिस्तान भी अलग कर सकता था? जिस टाइम पर कारगिल ऑपरेशन किया गया पाकिस्तान की तरफ जब किया गया था पहले, वो वक्त ठीक नहीं था और शायद आज का वक्त बेहतर होता। देखिए जी, बात यह है, वो तो उस वक्त के लीडर्स ने फैसला किया और ऑपरेशन किया, और वो कई किलोमीटर अंदर घुस गए। उन्होंने बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जो ये लेह दराज रोड जो है और जो सियाचिन को जाती है उसको काटने वाले थे, कि फिर उन्होंने अपनी एयरफोर्स झोंक दी, बोफर्स गन झोंक दी, दुनिया हमारे खिलाफ हो गई, और अमेरिका ने थ्रेटन किया कि अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करो। तो वो उस वक्त था, उस वक्त भी हमने हिंदुस्तान को बताया कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम कुछ इलाकों के अंदर घुस सकते हैं। और अभी भी जो आजकल आप हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को सुनते होंगे, अगले रोज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा हिंदुस्तान से कि आप फिर कोई पुलवामा टाइप का ड्रामा करना चाह रहे हैं, कोई बालाकोट टाइप का ड्रामा करना चाह रहे हैं, ये मत करो, मत वहां पर इस किस्म का पंगा लो या मत इस तरह की बात छेड़ो, क्योंकि फिर हम आपको बड़ा सख्त जवाब देंगे। तो अगर हिंदुस्तान ऐसा कोई काम करता है कि पाकिस्तान के साथ सरहदी छेड़छाड़ बड़े करता है, छोटी मोटी तो रोज करता है वो, तो पाकिस्तान फिर कहता है उसकी जिम्मेदारी हिंदुस्तान पे होगी। उस वक्त ये कारगिल और इस किस्म की तमाम बातें जहां से हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचे, पाकिस्तान करने में आजाद होगा। जिस तरह हम न्यूक्लियर पावर जो थे, हम कोई धमाके नहीं कर रहे थे, हिंदुस्तान ने 11 मई को किए, हमको जवाब मुहैया कर दिया। अब वो पाकिस्तान के खिलाफ अग्रेशन करेगा, हमें फिर जवाब मिल जाएगा कि हम उसके खिलाफ ऑपरेशन करें। ठीक सर, इंडिया और चाइना के जो हालात खराब हो रहे हैं और मजीद खराब होते जा रहे हैं, इसमें सर आपको क्या लगता है जो आलमी बरादरी है वो किसके साथ खड़ी होगी, इंडिया के साथ या चाइना के साथ? जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पे अपना आमदोरफ्त बढ़ाई थी इंडिया ने, ज्यादा वहां पे डेवलपमेंट इंडिया ने की, उस वक्त तक तो चाइना खामोश था। अब सर इंटरनेशनल कम्युनिटी किसके साथ होगी अगर हालात मजीद खराब होते हैं इंडिया और चाइना के तो? देखिए, चाइना एमर्जिंग पावर है और वो सुपर पावर होने को जा रहा है, फाइनेंशियल पावर होने को जा रहा है। और यूरोपियन यूनियन का आपने जो ख्यालात सुन लिए, उससे अंदाज़ा हो गया कि लोग जो है जिस तरह पहले अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, अब चाइना को नाराज़ नहीं करना चाहेंगे। और आपने पता है कि वो दुनिया जो है वो मजबूत लोगों का साथ देती है, कमज़ोरों का साथ नहीं देती। आपने कश्मीर देख लिया, आपने फ़लस्तीन देख लिया कि लोग जानते बूझते हुए कि ये बड़ी ज़्यादती है कश्मीरियों के साथ, ये बड़ा जुल्म है कि उनको राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन नहीं दिया जा रहा, लेकिन वो खुलकर पाकिस्तान का साथ नहीं देते, ये जानने के बावजूद कि पाकिस्तान हक पर है। इस तरह फ़लस्तीन की तो करारदादें जो हैं वो भी यूनाइटेड नेशंस की वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। तो इस सूरत में भी मेरे ख्याल से जब चाइना इंडिया का मवाजना होगा तो ज़ाहिर है कोई वेस्टर्न पावर करना चाहेंगे, लेकिन खुल के वो इंडिया को
मदद नहीं कर सकती। और दूसरी बात ये, चाइना अपना जो इंटरेस्ट सोचता है वो किसी की बात थोड़ी सुनेगा कि कोई उसको बोलेगा हाँ भाई ये तुम तो है पीछे हट जाओ। चाइना को अपना कौमी मफाद अजीज है, वो मजबूती से अपनी राह पे चलेगा। ठीक सर, सिटीजन अमेंडमेंट बिल के बाद आप इंडिया के, मोदी के इंडिया को कैसा देखते हैं, खासतौर पर पाकिस्तानियों के लिए, सॉरी मुसलमानों के लिए मोदी का इंडिया कैसा है सिटीजन अमेंडमेंट बिल के बाद? देखिए, मेरे ख्याल से मोदी साहब की लीडरशिप ने हिंदुस्तान को बेइंतहा नुकसान पहुंचाया है। और आपने कहा कि ये सिटीजन एक्ट जो है ये मुसलमानों के खिलाफ कैसा है, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये दलित के खिलाफ भी है, ये क्रिश्चियन के खिलाफ भी है, बुद्धिस्ट के खिलाफ भी है। ये तमाम अकलियतों के खिलाफ है, तमाम अकलियतें इससे नाराज हैं। और हिंदुस्तान में जो लोग सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं, गांधी और नेहरू के फलसफे पर, और जिसकी वजह से हिंदुस्तान की बड़ी दुनिया में पजीराई थी, वो नकाब मोदी साहब ने उतार फेंका है। अब वो एक हिंदू नेशनलिस्ट, राइटिस्ट और मुतासिब स्टेट के तौर पर सामने आया है, और लोगों ने उसको हिटलर के साथ तशबीह देनी शुरू कर दी है, मवाजना शुरू कर दिया है। और ये हिंदुस्तान को मेरी नज़र में बहुत कमज़ोर कर रहा है। वहाँ पर तमाम जो थी इस किस्म की इलाजी तहरीकें उठ खड़ी हुई हैं, लोग नाराज़ हैं। और आपको पता है कि वहाँ पर काफ़ी हद तक जो है, अब न कश्मीर में 70 साल हो गए हैं, 7 लाख फौज, 8 लाख फौज क्या हासिल कर पाया? कर्फ्यू 10 महीने का लगा लिया, क्या हल कर पाया? लोग शहीद होते हैं, लेकिन फिर भी परचम अपना आज़ादी का लहराए चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी की लीडरशिप ने हिंदुस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है।